जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं सेल्फ मोहसिन खान, आपका केमिस्ट्री टीचर, आज न्यू लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। इसमें हम टोटल पीरियोडिक टेबल की 4 प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एटॉमिक रेडियस, जो इसका दूसरा नेम है वो है एटॉमिक साइज, और सेकंड नंबर पर है आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इफिनिटी, और जो लास्ट वन है वो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो जो हमारा आज का लेक्चर है वो है एटॉमिक रेडियस, वी कैन से इट एटॉमिक साइज। इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीरियोडिसिटी क्या होती है। व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी? अगर एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया जाए तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ में रेपिटेशन आती है, जो प्रॉपर्टीज़ दोहराई जाती हैं एक ख़ास इंटरवल के बाद, एक डेफिनेट टाइम के बाद, तो इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसको हम डिफाइन करते हैं द repetition of properties of elements after a definite time। ये है पीरियोडिसिटी, द रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर अ डेफिनेट टाइम। इसके बाद हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है एटॉमिक रेडियस। इसका दूसरा नेम है एटॉमिक साइज। एटॉमिक रेडियस किसी भी सिंगल एलिमेंट या सिंगल एटम का हम एटॉमिक रेडियस फाइंड नहीं कर सकते। इसकी रीज़न ये है क्योंकि एटम के बाहर कोई शार्प बाउंड्रीज नहीं होती, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम के न्यूक्लियस के बाहर फैले होते हैं, और एटम का न्यूक्लियस डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पर। ये जो इलेक्ट्रॉन का फैलाव होता है न्यूक्लियस के बाद, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इसके बाहर कोई शार्प बाउंड्रीज नहीं होती। जिस तरह मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ऐसे ये एटम है और उसका ये सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस, और बाहर ये इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ओके, तो देखा गया न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे, तो उन इलेक्ट्रॉन के साथ लास्ट में जहां पर जिस तरह एक सर्कल होता है, सर्कल का एक सरकमफेरेंस होता है, इस तरह ये सर्कल है, ये उसका सेंट्रल पार्ट है, तो इसको कहते हैं बाहर वाले सर्कल को, इसको कहते हैं सरकमफेरेंस, मुहीत, उर्दू में कहते हैं मुहीत। तो इस तरह जब एक्स रेज के साथ इसको देखा गया मैक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन मैक्रोस्कोप की मदद से जब एटम को ऑब्जर्व किया गया, तो एटम के बाहर शार्प बाउंड्रीज नहीं थी जिसकी मदद से हम उसके रेडियस को फाइंड कर सकें। सो हम जो एटॉमिक रेडियस है एक ऐसे तरीके से फाइंड कर सकते हैं, अगर दो एटम है वो आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है उन्होंने, तो उन दो एटम के न्यूक्लाई के दरमियान डिस्टेंस को मेजर करने के बाद हम उसको 2 पर डिवाइड करते हैं। तो इस तरह एक सिंगल एटम का हम रेडियस या एटॉमिक साइज इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं, आपको एक एग्जांपल के साथ इस कंसेप्ट को समझाना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो इसको मैं डिफाइन करूँगा एटॉमिक रेडियस को। The half of the distance between two bonded element। ओके,
दो बॉन्डेड एटम के दरमियान डिस्टेंस को अगर 2 पर डिवाइड कर दें, उसको हाफ कर दें, तो जो हमारे पास एक लेंथ आएगी उसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस। तो ये इसकी है डेफिनेशन। और एटॉमिक रेडियस को हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं कि एटॉमिक रेडियस को किस चीज़ में मेजर किया जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसका एक यूनिट होता है जिसके अंदर हम उसकी पैमाइश लेते हैं। तो एटम बहुत छोटा है, तो इसके लिए जो यूनिट है वो भी ख़ास किस्म के यूनिट है जो बहुत ही छोटी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह पिकोमीटर है, पिकोमीटर फिजिक्स में ये यूज़ होते हैं यूनिट, वहाँ पर इनकी प्राइस भी गिवन है पिकोमीटर। इसकी जो प्राइस है वो 10⁻⁻12 मीटर है। ओके, उसके बाद मैक्रोमीटर है, नैनोमीटर। जो मैक्रोमीटर है वो 10⁻⁻6 है और नैनोमीटर है 10⁻⁻9। ओके, तो ये 3 यूनिट्स हैं जिसके अंदर हम एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज को मेजर करते हैं। एटॉमिक रेडियस को फाइंड करने के बाद हम चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ। ओके, मिसाल के तौर पर मेरे पास 2 एटम हैं सेम नेचर के, और वो एटम है 2 कार्बन के एटम, और उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। ओके, तो जैसे ही उन्होंने बॉन्ड बनाया तो उनके 2 न्यूक्लाई के दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर उनको हाफ किया जाए तो हमारे पास जो एक्चुअल डिस्टेंस आता है उसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस। लेट्स सपोज आना है इस कार्बन का ऐसे, क्योंकि इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, और ये इसका है न्यूक्लियस। जब एक्सरे स्टडी से इसके डिस्टेंस को देखा गया तो वो था 154 पिकोमीटर, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस था ये दोनों एटम का था। हमें चाहिए एक सिंगल एटम का रेडियस। सो जब इसके डिस्टेंस को 2 पर डिवाइड किया गया तो वो था 77 पिकोमीटर। यही इसका डिस्टेंस है जिसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। अगर हम डेफिनेशन पर गौर करें, दी हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब जो डिस्टेंस 2 एटमों के दरमियान मेजर किया गया उनको हाफ किया जाए। ओके, बिटवीन 2 बॉन्डेड एलिमेंट, अगर 2 बॉन्डेड एलिमेंट के दरमियान जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं अगर हम उसका हाफ ले लें तो हमें जो आंसर आएगा, जो जवाब मिलेगा, तो उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस, और इसी को कहते हैं बेसिकली एटॉमिक साइज। और किसी भी मतलब सर्कल का अगर हमने साइज मालूम करना हो, इसको एटॉमिक साइज कहते हैं, तो उसका फार्मूला है πr²। जब हमें एटॉमिक रेडियस मतलब रेडियस पता चल जाएगा तो हम उसका साइज इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये क्या हो गया, ये एटॉमिक रेडियस है, अगर इसका एटॉमिक साइज हम मालूम करना चाहें किसी भी एटम का तो ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास एटॉमिक साइज आ जाएगा। नंबर 2 पर है पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है। अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स की, पीरियड्स में हाइड्रोजन हीलियम यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो एक सीक्वेंस के साथ बढ़ रहा होता है, यानी एक खास सीक्वेंस होता है, जिस तरह 1 2 3 4 5 6 इस तरह खास सीक्वेंस होता है। इसमें मतलब जो नंबर होते हैं एक तरतीब के साथ इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो इस बेस पर, क्योंकि जो प्रोटॉन का नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, जब अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में पीरियड की, तो पीरियड में जो एटॉमिक नंबर होता है वो इंक्रीज हो रहा है एक सीक्वेंस के साथ। अगर हम लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में जाएं, इस तरह लेफ्ट से राइट, तो जो एटॉमिक नंबर होता है एक सीक्वेंस के साथ इंक्रीज हो रहा होता है। सो इसका मतलब ये है कि जो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जैसे ही बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस की पावर बढ़ जाती है। जब न्यूक्लियस की पावर बढ़ जाती है तो जो न्यूक्लियस होता है वो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट करता है। जब हम लेफ्ट से राइट में पीरियोडिक टेबल के अंदर जाते हैं
तो एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक रेडियस है या एटॉमिक साइज है, वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा होता है। एक तो उसका न्यूक्लियस के अंदर चार्ज बढ़ रहा होता है, चार्ज के बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होता है। जिस तरह पीरियड 2 के एलिमेंट्स हैं, पहला हाइड्रोजन, जिस तरह लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम। तो ये हैं पीरियड 2 के एलिमेंट्स। जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है, इसका होता है 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जो एटॉमिक नंबर होता है एक खास सीक्वेंस के साथ इंक्रीज कर रहा होता है। जब ये देखा गया कि एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है बट जो नंबर ऑफ शेल्स थे वो सेम ही थे। लेट्स सपोज इसको मैं देखता हूँ, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, क्योंकि इसकी कन्फिग्रेशन करें तो वो बनती है 1s2 एंड 2s1। उसके बाद इसकी कन्फिग्रेशन करें तो वो बनती है 1s2 एंड 2s2। जो के शेल होता है उसमें जो मैक्सिमम सब शेल होते हैं वो 1 होता है, मतलब s होता है। ओके, तो इसका मैं आपको इसकी डायग्राम बना के दिखाता हूँ लिथियम की। ये हो गया सेंट्रल पार्ट जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और जो पहला के शेल होता है उसमें एक सब शेल होता है, तो इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। सो एक न्यू शेल आता है इसके बाहर और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद जो बेरियम है, बेरियम के अंदर भी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे शेल में क्योंकि एक s होता है दूसरा होता है p, ये सब शेल हैं और जो शेल है इसका वो है l। ओके, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसके अंदर p इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसका मतलब ये है कि दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ओके, क्योंकि अगर हम बात करें बेरियम की, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए पहले शेल के अंदर, बाकी बचते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में चले जाते हैं। तो जब देखा गया सेकंड पीरियड में तो तमाम एलिमेंट्स के बाहर जो शेल थे वो कांस्टेंट शेल थे, मतलब इंक्रीज नहीं कर रहे थे, जस्ट 2 शेल थे, बट जो एटॉमिक नंबर था वो इंक्रीज कर रहा था। एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने की वजह ये थी कि एटॉमिक नंबर जैसे बढ़ता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस पर जो चार्ज बढ़ता है, चार्ज के बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो बाहर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वैलेंस शेल के अंदर उनको फोर्सफुली अट्रैक्ट करता है। तो जैसे देखा गया लेफ्ट से राइट की तरफ पीरियड 2 में, तो वो ग्रेजुअली एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा था, मतलब एक ये लिथियम का एटम है, फिर उसके बाद बेरियम का है, फिर उसके बाद, तो इस तरह मतलब स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज कर रहा था एटॉमिक रेडियस। स्टेप बाय स्टेप लेफ्ट से राइट की तरफ जो एटॉमिक रेडियस था वो क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था ड्यू टू नंबर ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटॉन। प्रोटॉन से क्योंकि न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो बढ़ जाता है और न्यूक्लियस फोर्स के साथ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जब देखा गया लेफ्ट से राइट तो जो एटॉमिक रेडियस था एलिमेंट का वो डिक्रीज कर रहा था, तो ये थी वजह पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। जबकि जब ग्रुप में देखा गया टॉप से बॉटम की तरफ यूं, ओके, क्योंकि एक तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे थे और एटॉमिक नंबर एक खास सीक्वेंस के साथ नहीं इंक्रीज हो रहा था ग्रुप्स के अंदर, जबकि शेल्स का नंबर बढ़ रहा था। जैसे शेल्स का नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियस की बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर जो कशिश होती है वो कम हो जाती है। इस कशिश के कम होने की वजह से जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जिस तरह आपको एग्जांपल देता हूं, पोटाशियम 19 है इसका एटॉमिक नंबर और सोडियम, ओके, ये पहले ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अगर इसको देखा जाए सोडियम को, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, ओके, ये टोटल बनते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं वो बनती है 1s2,
2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। ये कितने बनते हैं इलेक्ट्रॉन? 10, 12 और जो है 3s1। ओके, इसमें देखें तो इसमें कितने शेल आते हैं? एक हो गया इसका के शेल, एल शेल और एम शेल। जबकि इसमें जो शेल हैं वो कितने हैं? के शेल, एल शेल, एम और एन शेल। ओके, क्योंकि इसके अंदर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं लास्ट वाले शेल में, उसकी जो उनकी जो अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस के साथ वो कम होती है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होता है। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो अट्रैक्शन होती है वो कम हो जाती है। दैट इज़ द रीज़न कि पोटाशियम का जो साइज होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सोडियम। जबकि सोडियम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, अगर कंपेयर करें पोटाशियम के साथ, तो उनका डिस्टेंस कम होता है। तो न्यूक्लियस एक वाज़े फोर्स के साथ उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इसका साइज एज कंपेयर टू पोटाशियम कम होता है। तो पीरियड में जो एटॉमिक रेडियस है या एटॉमिक साइज है वो लेफ्ट से राइट डिक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर, मतलब न्यूक्लियस की पावर के बढ़ने की वजह से। जबकि ग्रुप में देखा जाए तो नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता है, क्योंकि न्यूक्लियस एक वाज़े फोर्स के साथ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, जिनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उनको अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, शील्डिंग इफेक्ट। इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस की बाहर वाले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो कशिश कम हो जाती है, तो इस इफेक्ट को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इसको जेड इफेक्ट भी कहा जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप इसको कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एटॉमिक रेडियस के रिलेटेड। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।